चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ही प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ABL 29 में। हमको नहीं चाहना है, इतने शकल सूरत वालों को नहीं चाहना है, हमारे शब्दों को चाहना है। ध्यान से देखिए आगे कैसे बताता हूं। चलिए, इसलिए हमें नहीं चाहिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, सुनिए। आइए, आज मैं फिजिक्स टॉपिक को कवर करने आया हूँ। फिजिक्स टॉपिक में लाइट के बारे में बताएंगे। और लाइट में आप जानते हैं कि लाइट प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का विक्षेपण भी होता है, कई सारे प्रकाश का ध्रुवीकरण भी होता है। ये सब पढ़िएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिरर, दर्पण आप जानते होंगे, और यह मैं शॉर्ट में ही बतलाने की कोशिश करूंगा। और यह ध्यान दीजिएगा दोस्त कि आप बने रहिएगा, मेरे बातों को सुनिएगा। उस बातों को सुनने से ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं रेलवे जो ALP टेक्नीशियन का जो फॉर्म भरा जा चुका है, टेक्नीशियन का भरा जाने वाला है, उससे रिलेटेड ही इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड, समझे। और ये ध्यान दीजिए कि बेसिक रूप से तो ये बहुत लंबी चैप्टर हो जाएगी, बट आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लेक्चर बोलते जाऊंगा, सुनते जाना है। खैर, इससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल वाला पार्ट चल रहा है। आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या है, ये सब वगैरह क्यों है, कैसा है, उससे मतलब नहीं। हर एक चीज एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी होता है। वो भी आप 9th क्लास का जो टॉपिक है वर्क, पावर, एनर्जी, उससे भी प्रश्न आते हैं। तो आप जानिएगा, एनर्जी का ना तो उत्पन्न की जाती है और ना उसको हम डिस्ट्रॉयड करते, विनाश करते, वह एक ट्रांसफर हो जाता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर हम लाइट को भी एनर्जी मानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो एनर्जी जो होता है उसका जूल बोलते हैं। तो ये जूल मात्रक कभी नहीं होता है। जूल वैज्ञानिक का नाम है, कैपिटल से डिनोट किया जाता है। न्यूटन बल का मात्रक नहीं होता है। बल का जो मात्रक आप पढ़ते हैं, बल का जो SI मात्रक पढ़ते हैं, न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन मात्रक नहीं आया, न्यूटन मात्रक हो ही नहीं सकता है। लेकिन न्यूटन क्यों कहा गया, यह डिपेंड करता है कि बल क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। फोर्स आप जानते हैं किसको है, उसके मुताबिक ये न्यूटन आया है। खैर, आप एक चीज और देखिए, आप क्या जानते हैं, F बराबर आप क्या जानते हैं, एक न्यूटन किसके बराबर बोल दिया जाए तो आप किसका मतलब क्या जानते हैं। 1 kg लिखते होंगे और मीटर सेकंड -2 लिखते हैं, या 1 kg लिखते हैं और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर -2 प्रति। अब आप देखिए, यही मात्रक है, यानी बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी किसी अगर 1 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर, केजी किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम वाले वस्तु पर लगकर उसमें कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा। ये जो एक्सेलरेशन कितना का उत्पन्न करेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करेगा। इस प्रकार बल का जो आप जानते हो कि ma होता है मात्रा गुणे त्वरण, तो m का मात्रक और त्वरण का मात्रक का गुणनफल ही बल का मात्रक। लेकिन ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया, इसलिए इसको 1 न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन हो जाता है, ऐसा ही मात्रक। खैर, ये तो आप जानिएगा। बल एनर्जी जो है ना, एनर्जी 25,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, अब भी और आने वाले समय में जो एनर्जी है से वही एनर्जी है, ना तो उसको उत्पन्न किया गया है और ना उसको विनाश कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। अब ये ध्यान दीजिए, मान लिए कि ये जूल जानते हैं, 5 लाख जूल है किसी का एनर्जी। पहले इतना एनर्जी पूरा पृथ्वी पर है, सपोज दैट ब्रह्मांड में मान लीजिए ये एनर्जी है। तो आज भी इतना ही है, अब 20 साल पहले, 20,000 वर्ष पहले भी इतना ही था। अब कहोगे कि ये सब का आविष्कार हो गया। खैर, वो चीज नहीं जानी, आप आइए डायरेक्ट बहुत सारा चीज है जो जानिएगा बेसिकली, वो टॉपिक वाइज आपको कवर की जाएगी।
6 से छठा से 12 10 तक के जो क्लास वाला होगा टॉपिक उसमें करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। लाइट का क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण में आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ा जाता है। प्रकाश की चाल आपको पूछ दी जाती है, तो आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या जी सेकेंड, हाँ, यानी 3 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोलते हैं। 3 गुने 10 टू 10 टू द पावर 8, ये मीटर में हो जाता है। मीटर को किलोमीटर 1000 से भाग देंगे तो 3 गुने 10 के पावर हम यहाँ 5 बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल को ली गई है, और वह प्रकाश की चाल ये जो है निर्वात के लिए होता है। ये निर्वात के लिए होता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स जहां कुछ भी ना हो, हम खाली हो, समझे, ठीक। और ये निर्वात का तुलना भी हवा से लेकर दी जाती है, क्योंकि हवा में भी चाल यही हो जाता है। हल्की फुल्की प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए निर्वात में चाल ये होता है। हवा में भी पूछेगा यही होगा। जैसे जैसे आप जानते हैं कि माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम ठोस, द्रव और गैस, ये सब आप जो जानते हैं। लेकिन ऐसे जनरली फॉर्म में जब आप प्रकाश में जाइएगा, अपवर्तन वाला टॉपिक को पढ़िएगा, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, उसमें विरल और सघन माध्यम होता है। 2 तरह के माध्यम आएंगे, सघन और विरल। और सघन विरल माध्यम कोई माध्यम नहीं होता है, यह जो है 2 माध्यम दे दी जाएगी, एक दूसरे में कंपेयर करके बताया जाता है कौन किसके सापेक्ष सघन है, कौन किसके सापेक्ष विरल है। सपोज दैट यह कैसे डिसाइड होता है, जिसमें प्रकाश की चाल 2 माध्यम अगर दी हुई है, 2 माध्यम दी हुई है, सपोज दैट उस माध्यम को आप कुछ भी मान सकते हैं, T1 और T2 माध्यम मान लिए। इसमें प्रकाश की चाल अगर ज्यादा है, प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा है, इसमें प्रकाश की चाल कम है, तब इसमें से बोलेगा कौन सघन कौन माध्यम है। 2 माध्यम दिया हुआ रहेगा, तभी हम बतला सकते हैं कि दोनों माध्यमों में एक दूसरे में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके सापेक्ष में कौन सघन है कौन विरल माध्यम है। क्योंकि सघन और विरल कोई माध्यम नहीं होता है, ये माध्यमों पर डिपेंड करता है। माध्यम 2 देना चाहिए, 1 से अधिक माध्यम रहेगा तब मैं बता सकता हूँ, समझे। सघन और विरल आप अपने आप में कोई माध्यम नहीं है। तो देखिए, प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा है, इसका मतलब वो माध्यम छेहर है। छेहर अलग अलग हटा हुआ माध्यम के कण जो है बिखरे हुए हैं, एक माध्यम के कण सटा हुआ है, ठीक। तो सटा हुआ है, इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, तो कम वाला सघन हो जाएगा और ज्यादा वाला विरल हो जाएगा। यानी कहा जाएगा कि ये दोनों माध्यम में ये सघन है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है, ठीक। यानी जिसमें प्रकाश की चाल 2 माध्यमों में से जिसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा वह सघन, अब ज्यादा रहेगा तो विरल। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, ये आप जानिएगा, ठीक। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया जाता है। देखिए, हम मिरर को लेके चल रहे हैं, दर्पण को पढ़ना है हमको। आप जानिए प्रकाश का परावर्तन, घबराइए नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा, सुनते जाइए। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। लौटेगा कब दोस्तों? लौटेगा कब? लौटने का कारण क्या है? जैसे मैं कोई वस्तु दिखाई क्यों पड़ती है? ये वस्तु है, ये हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, इसका शेप ऐसे, ये वस्तु दिखाई पड़ने का क्या कारण है? कि प्रकाश इस पे पड़ा, तो किसी सतह पे प्रकाश पड़ती है, किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है। सतह भी एक प्रकार की वस्तु है, मान लिए ये सतह है, ये सतह, तो इस पे प्रकाश पड़ती है और इससे लौटती है, और लौट कर हमारे रेटिना में प्रवेश करती है। कॉर्निया, रेटिना, जो भी रंग बिरंग जो भी ये सब बहुत सारे चीज है रेटिना, तब जाके हम इस वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश का लौटना, जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पर से प्रकाश का लौटना बहुत ही जरूरी है। और यह तभी संभव है जब वह वस्तु कठोर हो, वह वस्तु अपारदर्शी हो। वह वस्तु क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। वह वस्तु क्या होना चाहिए? अपारदर्शी, अपारदर्शी होना चाहिए। भाई सपोज मान लिए मैं खड़ा हूं, मेरे को आप लोग देख रहे हैं ना कितना सुंदर हूं? दिख रहा हूं कि नहीं सुंदर? हाँ, कमेंट में लिख देना, हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, मैं अपने आप में मानता हूं। देखिए, मेरे को आप देख रहे हैं, मेरे को आप देखने का कारण क्या है? प्रकाश मेरे पर पड़ा, और मेरे पर पड़ने के बाद सीधे लौट रहा है, और लौट रहा है यानी पार कर जाता, लौट रहा है और आपके आंखों में गया, रेटिना पर गया, तब जाके मेरे को देख रहे हैं।
अब कहोगे कि इतना समय लग जाता है, आकर पढ़ना, फिर लौटना, फिर आंखों तक जाना, तब मैं देखता हूँ। ये क्रिया जो होता है 1/10 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। 10 सेकंड, 1 सेकंड के 10वां भाग, बहुत कम समय में हो जाता है, फास्ट होता है। लेकिन यही चीज अगर हम पे प्रकाश पड़ा और छेद करके, छेद नहीं, छेद कहोगे तो अलग, हम पे प्रकाश पड़ा पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से आर पार हो गया, पूरी तरह कंप्लीटली, माने क्या हो गया, अपवर्तन उसको बोलते हैं, पूरी तरह से आर पार हो गया, तो हम गायब हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे। इतने खूबसूरत आदमी नहीं फिर दिखेगा। जब कोई प्रकाश अगर पड़ेगा हम पर, हम दिख रहे हैं, अगर हमें नहीं दिखना हो कि हमरा पर प्रकाश आए, ये सब लाइट मेरे पर आया और लाइट आया, हम नहीं दिखना चाहते, तो लाइट पूरा हम के आर पार हो जाना चाहिए था, हमारे आर पार होना चाहिए था, पूरी तरह से कंप्लीटली आर पार हो जाता तो हम दिखाई नहीं देते। मिस्टर इंडिया मूवी देखे हो कि नहीं, कमेंट करना। मिस्टर इंडिया मूवी में यही कहा जाता है, कोई वस्तु को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो वस्तु को कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उस पर प्रकाश पड़े तो पूरी तरह से कंप्लीटली आर पार हो जाना चाहिए। कंप्लीटली किसी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाएगा, वह वस्तु गायब हो जाएगा। गायब नहीं होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, है तो वहीं, आप देख नहीं पाइएगा। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर पड़कर, प्रकाश को पड़ने पर वह प्रकाश का परावर्तन करना चाहिए। परावर्तन का मतलब लौटना, और यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, लौटने की। अब लौटने के लिए क्या होना चाहिए, हम ठोस हैं, अपारदर्शी हैं, तब तो लौट रहा है ना। पारदर्शी रहते तो आर पार हो जाता, नहीं दिखाई देता। धूप में आप रख दीजिए, धूप में एक गिलास को रखिए, वह गिलास पूरी तरह से कांच वाली गिलास होना चाहिए, जिससे प्रकाश पूरी तरह कंप्लीटली आर पार हो, कंप्लीटली आर पार हो। गिलास को रख दीजिए धूप में, आपको दिखाई नहीं देगा, गारंटी आप कर सकते हैं। देखिए ये सतह है, यानी इसका मतलब हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सतह कैसा होना चाहिए, सतह अपारदर्शी होना चाहिए, लेकिन माध्यम एक ही रहना चाहिए। माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें का मतलब क्या है, एक बिंदु से निकली ना, तो ऐसे ना फिगर बनाते हैं, चित्र तो ऐसे ही बनता है। ये किरण क्यों बोलते हैं, तो सूर्य को ले लिया गया, मान लीजिए सूर्य, यहाँ से जो रे निकल गई आगे की ओर बढ़ रही है, पीछे नहीं लौट रही है, ये आगे जो है इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अर्थात किरण में एक एंड पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है किरण में। मैथमेटिकल टर्म में आपको पूछा जाएगा, ये जो है इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, लेकिन एंड पॉइंट एक होता है, एक ही ओर बढ़ती जाती है, ठीक। इसे प्रकाश की किरण बोलते हैं इसको। वो प्रकाश जो है किरण की तरह व्यवहार करता है, किरण के गुण को सेटिस्फाइड करता है। तो प्रकाश से जो निकल रही है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, उसको नाम दिया गया है, समझे। अब ये मान ले किरण है, इधरों में बढ़ जाता तो क्या हो जाता, ये रेखा बन जाता, लाइन बन जाता, ये रेखा बन जाता। और रेखा हो या किरण हो, ये सब क्या है, सब ऐसे अगर मैथमेटिकल ढंग में बिंदुओं का समुच्चय है। किसका समुच्चय है, बिंदुओं का, कई बिंदुओं को मिलने से बना है, समझे। आइए, एक ही बीमा होती है, सिर्फ लंबाई, वो भी लंबाई। तो हाँ, प्रकाश की किरणें ही अपारदर्शी सतह है। देखिए लौटना, इस पे पड़ा प्रकाश, पड़ा कहीं पड़ेगा, इस सतह पे पड़ा, सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। और जिस माध्यम से आया, ये हवा से आ रहा है, हवा से आ रहा है, इस पे पड़ा तो कुछ तो अवशोषित करता है, और क्या करेगा, उसी माध्यम में लौटा देगा। ऐसे इस पे पड़ेगा तो आर पार तो होगा नहीं, लौटेगा उसी माध्यम में। लौटने की कंडीशन है, तिरछे लौटेगा, सीधा लौटेगा, एंगल किसी भी तरह से बनाएगा, वो नियम भी होता है। जब परावर्तन के आप नियम जानिएगा तो उस तरह से इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, इसी को रिफ्लेक्ट करना। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के लिए सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक, चमकीली होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, वह नियमित। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है, एक नियमित परावर्तन, रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक होता है अनियमित। एक क्या होता है जी, अनियमित। समझ रहे हैं, कहने से ही पता चल रहा है कि ये वो बकलोल है, ये वो लोल है, और जो बतला रहा है वो महालोल है। कमेंट में लिखिएगा, समझे। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, दो तरह के परावर्तन है जो आप पढ़ते हैं ना,
जो आप नियम पढ़ते हैं ये अनियमित के लिए नियम नहीं होता है, नियमित के लिए नियम होता है। नियमित लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जो आप दो नियम पढ़ते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण, जो भी आप पढ़ते हैं कि बराबर होता है, ये सब मैं बता रहा हूं, घबराइए नहीं, लास्ट तक बने रहिए, आपको जाना नहीं है। तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के लिए सतह का कैसा होना जरूरी है? चिकनी एवं चमकीली। जिस तरह से हम चिकना है, बाकी चमकीला तो नहीं है, रुखड़ा है, तो ये रुखड़ी एवं चमकीली। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन एक चीज नजर आ रहा है, ब्राइटनेस तो होनी चाहिए, चमकीली जरूर है, चाहे वह नियमित परावर्तन हो या अनियमित हो। आप सकल सूरत देखते हो, कहीं पार्टी उटी में जाना है तो पूरा क्रीम पर क्रीम और लिपस्टिक पर लिपस्टिक, जो भी हो, लड़के हैं तो भैया आता है, लड़का वाला भी क्रीम आता है, लगाता होगा। और आईना में देखता है, आईना में देखते हो ना, कोई एगो शीशा इसी लेके आओ आर पार हो रहा, उसमें देखो तो दिखाई देगा, दर्पण में कहे दिखाई देता है भाई? वो दर्पण जो हम नाम दिए हैं, आईना बोलते हैं, ऐनक बोलते हैं, जो भी मिरर बोलिए, तो उसी में चेहरा दिखाई देता। कोई ऐसी शीशा लाओ जिसके पीछे रंगा हुआ न रहे, और रंगने की बात क्या है, शीशा लाओ आर पार वाला, अब पीछे कागज रख दो, देखो तो दिखेगा? कागज रखोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आईना में काहे दिखता है? वो कलई की हुई रहती है, सिल्वर्ड की हुई रहती है, एक जो है ये सिल्वर्ड की हुई रहती है, समझे, पॉलिश किया हुआ रहता है, वह भी एक खास मटेरियल से, चमकीली और चिकनी, रुखड़ी। देखिए, नियमित परावर्तन, उसके लिए चिकनी और चमकीली सतह का होना जरूरी है। अनियमित परावर्तन, रुखड़ी हो लेकिन चमकीली सतह होनी जरूरी है। आइए आइए यहां देखते हैं नियमित परावर्तन। देखिए, अगर इस समतल दर्पण, समतल प्लेन लेते हैं, दर्पण तो अभी आप पढ़े नहीं है, दर्पण नहीं जानिए, ये ऐसे कलई किया हो रहता है, लंबा लंबा ऐसे खींच रहे ना है, ये कलई की हुई है। सुनिए, यहां पे आप देखिए, परावर्तन की क्रिया इस पे होगा, ये देख रहे हैं, ये सतह है जो इस पे, इधर पीछे रंगा हुआ है, उधर थोड़ी प्रकाश आएगा। हम ऐसे ऐनक को रखते हैं तो ऐनक के सामने जो दिखता है वो भाग पे जाएगा प्रकाश ऐसे, और लौटेगा, तब हम दिखते हैं ऐनक में। ऐनक में दिखने का, मिरर में कारण यही है कि ये जो मेरा शकल जो सूरत है वो क्यों दिखता है, रिफ्लेक्शन के कारण से दिखता है। और वह भी अपारदर्शी सतह को बनाया जाता है। अपारदर्शी, जब आप ऐसी ग्लास को ले लेते हैं, शीशा टूटा हुआ ले लीजिए, अब पीछे ऐसे कागज रख दीजिए, चेहरा देखे तो नहीं दिखाई देगा, वो अपारदर्शी नहीं हुआ, समझे? इसलिए ये ध्यान दीजिए, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, ये चिकनी सतह है, मान लीजिए कि इस पे ऐसे प्रकाश पड़ेगा, ठीक, तो प्रकाश का आना एक होता है और ये प्रकाश का टकरा कर लौट जाना होता है। अब प्रकाश का आना होता है और आकर छेद करके पार कर जाना होता है। एक प्रकाश का आना होता है, टकराया तो बिखर जाना होता है, बहुत तरह का कंडीशन होता है। तो ये देखिए, आने वाला जो प्रकाश होता है ना, है उसका एक नाम है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है आपतित किरण नाम है। क्या नाम है? आपाती किरण कहिए, आपतित किरण कहिए, आपाती किरण कहिए या आपतित किरण कहिए, चाहे इंसिडेंट रे कहिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट पॉइंट होता होगा, इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नहीं इंसिडेंट रे बोलिए, ठीक। आपतित किरण, आपाती किरण, आने वाली किरण। जब ये आ रही है किरण तब फिर लौटेगी, ठीक, ये लौट गया तो लौटने वाली को क्यों लौटेगी, अभी रुक जाइएगा, इसमें नियम है, ऐसे न लौट जाता है। वहां मिरर फॉर्मूला में आप जानते होंगे, फोकस पर वस्तु को रखा जाए, केंद्र पर रखा जाए, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब डायरेक्ट थोड़े होता है, पहले बकलोल मेरा शकल आएगा आईना के सामने, तभी ना मेरा बिंब का प्रतिबिंब बनेगा, कि पहले प्रतिबिंब आ गया। तो ये सब कंडीशन जानिएगा कि पहले वस्तु का होना जरूरी है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हो, वस्तु की जो भी चीज होता है वो सीधा होता है, प्लस में होता है। वस्तु की दूरी की बात छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट और राइट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनता है, वो प्रतिबिंब का स्थिति होता है, वस्तु की कोई स्थिति नहीं। वस्तु के स्थिति के आधार पर वस्तु तो रख दिया गया, लेकिन प्रतिबिंब का स्थिति का निर्धारण जो है, वस्तु कहां रखा गया है उसके आधार पर प्रतिबिंब का स्थिति का निर्धारण करते हैं। और उसकी प्रकृति में क्या, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, प्लस में कौन होगा, माइनस में क्या होगा,
दूरियां माइनस में कांट भी निगेटिव, दूरियां कभी भी निगेटिव नहीं होती है, बट यहां पे निगेटिव होगी दूरी, वह निगेटिव नहीं होती है। निगेटिव यह बताता है, नेचर बताता है, नेचर बतलाता है, प्रतिबिंब वस्तु की नेचर को बताता है कि हम काल्पनिक है, नीचे में है, ऊपर में है, दाएं हैं, बाएं हैं, चिपकल है, हटकल है। देखो अब आइए, आपाती किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आने वाली किरण को। लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अभी रुकिएगा, कैसे लौटता है ये ध्यान दीजिए। परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे, समझे। अब आप देखिए, फिर एक और आएगा, फिर ऐसे लौटेगा, फिर एक और आएगा, ऐसे लौटेगा। ये कहां पड़ रहा है? एक बिंदु पे पड़ रहा है, सतह के एक बिंदु पर पड़ने के बाद लौट रहा है। ये बिंदु को जानते हैं क्या होता है? हिट कर रहा है। सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगा, यानी हिट करना, वहां मार रहा है। प्रतिबिंब प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण आ रही है, एक सतह पे पड़ रही है, आपतित हो रही है। उस बिंदु को हम जहां पे हिट कर रही है, उस बिंदु को जानते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट्स, समझे। आपतन बिंदु इसको बोला जाता है, जिस बिंदु पर हिट करता है। अब कहोगे कि लौट भी तो रहा है, आ रहा है तो लौट रहा है, तो लौटने वाला रिफ्लेक्ट या परावर्तित किरण होता है, तो परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले आया तब तो लौटेगा, आएगा ही नहीं तो लौटने का कारण ही नहीं बनता। पहले आ रहा है, आने का मतलब आएगा तो हिट करेगा, कहीं सतह पे हिट किया, जिस बिंदु पे हिट किया उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इस बिंदु से फिर लौटेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाकर लौटता है, कुछ ना कुछ एंगल बना के आता है। आना और जाना एंगल के साथ, लेकिन वह एंगल किसके साथ बनता है? वो यहाँ पे अभिलंब रहता है, वो यहाँ पे अभिलंब रहता है, ये अभिलंब के साथ एंगल बनाता है। और यह दोनों एंगल बराबर होता है। ये दोनों एंगल में से एक को हम आपतन कोण बोलते हैं, एक को परावर्तन कोण बोलते हैं। डेट ये ईच अदर सेम होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है एंगल में। खैर अभी देखिएगा, ए बेटा जाओ, शोरगुल नहीं करने का, ना तो कान चढ़ा दूंगा। क्या चढ़ा दूंगा? समझा। अब देखिए, तो ये जो है ना चिकनी और चमकीली सतह पे जो इस तरह से ये नियमानुसार जब परावर्तन की क्रिया हो रही है, नियमानुसार हो रही है, तो इसको हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। अनियमित परावर्तन के दो नियम है दोस्त। परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। वह नियम नियमित का होता है, अनियमित का नहीं होता। अनियमित का मतलब क्या है? सतह रुखड़ा होना चाहिए, देखिए बकलोल टाइप का होना चाहिए। क्या हाल कर रही है रे? मैंने कभी भी पढ़ाने आ रहे हैं या तू लोग डिस्टर्ब कर रहा है? तुझे नहीं देखूं तो जिया नहीं माने, हाल मेरा क्या है। देखो हाँ दोस्त, रुखड़ी सतह ऐसे उबड़ खाबड़ है, लेकिन ये भी चिकन चमकीली है। सतह चमकीली है लेकिन रुखड़ी है। चिकनी और चमकीली नियमित परावर्तन के लिए। खैर, और रुखड़ी जब यहाँ पे ऐसे प्रकाश आएगा ना, तो ये थोड़ा सा हट के यहाँ पे कोई बिंदु नहीं देगा, माने कुछ ऐसे बिखर कर ऐसे लौटेगा। यहाँ पे आएगा ना तो ऐसे लौटेगा। देखिए ये जगह थोड़ा सा छोड़ेगा। जैसे हम पहले क्या बोले कि ऐसे आएगा तो एक बिंदु से जाएगा, ये एक बिंदु ऐसे मिलेगा ही नहीं, ऐसे कोई एंगल बनेगा नहीं। यहाँ से ऐसे आएगा, मान लीजिए ऐसे पड़ेगा तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, इस तरह से, तो माने ऐसे। ये रुखड़ी, इस पे कोई नियम नहीं होता है। खैर इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब आइए एक चीज और बताते हैं। नियमित परावर्तन के जब दो नियम होता है, वो नियम भी पूछ दिया जाता है, उससे प्रश्न भी आएगा। कैसे आएगा न्यूमेरिकल? ये देखिए, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैंने ये बता दिया। चिकनी और चमकीली सतह कैसा होना चाहिए, ये सब भी पूछा जाता है। आप समझ रहे होंगे, आई होप कि आप सभी को समझ रहे होंगे। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, समझे। कोई अगर समतल सतह लेते हैं, ध्यान दीजिए, नियमित परावर्तन के हम नियम लिख रहे हैं। परावर्तन का मतलब लौट जाना होता है। लौटने के लिए अपारदर्शक सतह का होना जरूरी है। ठोस सतह, अपारदर्शक सतह का होना जरूरी है, समझे। जिस सतह से टकराकर प्रकाश लौटती है उस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह।
यही सतह न है, नीचे तो रंगा हुआ है, ऊपर से परावर्तन की क्रिया होगा। इस सतह को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले ये जो ये सब सतह है, ये सतह जो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे, क्योंकि इसी से परावर्तन की क्रिया होगी। अब देखिए, मान लिए कोई किरण आया, 1 मिनट तक कहीं यहाँ पे हिट करेगा, इस सतह पे कहीं हिट करेगा ये किरण, ये हिट जो करेगा जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पे हिट किया, दैट्स कॉल्ड, वो पॉइंट जो है क्या कहलाएगा? वह आपतन बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा, जिसको हम O मान लेते हैं। ये आपतन बिंदु को O मान लिए। अब देखिए, कभी भी नियमित परावर्तन में नियम है कि कोई भी किरण आती है ना, वो अभिलंब के साथ एंगल बना के सतह पर पड़ती है, अभिलंब के साथ एंगल बना के सतह पर पड़ती है। इसका मतलब जब अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी तब परावर्तक सतह के साथ भी। देखिए, ऐसे हम डायरेक्ट लिए कि ये किरण आ रही है, ये किरण का नाम क्या है? आपाती किरण, आपाती किरण, आपतित किरण बोलिए, आपाती किरण, आने वाली किरण। अभिघात किया इस बिंदु पर, वो बिंदु पर, वो बिंदु क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। तो ये जब भी आया है तो इधर भी एक एंगल बना है कि नहीं? ये एंगल देखिए, ये एंगल कुछ बना, ये किसके साथ बना? ये परावर्तक सतह के साथ बना हुआ ये एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तक सतह के साथ बना हुआ एंगल है। नहीं, कहा जाता है नियम में अभिलंब के साथ एंगल बनाते हैं, वो अभिलंब जानते हैं, ये आपतन बिंदु से लिया जाता है। ये अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु से एक अभिलंब ऐसे रचना करते हैं, ये अभिलंब। तो जब ये अभिलंब की रचना ON मान लेते हैं कि ON अभिलंब है, क्या है? ON अभिलंब है, ON क्या है? अभिलंब है। ध्यान दीजिए, जब ON अभिलंब है तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 डिग्री एंगल हो गया। ये अभिलंब है, या इस बिंदु पे अभिलंब है तो ये 90 डिग्री हो गया। राइट, क्लियर? यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम बकवास है, बकवास नहीं है। एक प्रश्न भी आपके लिए एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन करा सकता है, सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। समझे? ऑब्जेक्टिव जब बोला जाएगा ना, मैं अभी बोलूंगा, आप बना के मेरे को दिखाइएगा। समझे? ये 90 डिग्री, तो इधर भी ऐसे 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, यानी अभिलंब 90-90। ठीक, तो अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बना रही है ना, उसको बोलते हैं I। वो I को जानते हैं क्या बोला जाता है? आपतन कोण। ये आपतन कोण जैसे लिख दिया गया, इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण के द्वारा बना है, आपतन बिंदु पर कोण बना है और अभिलंब के साथ बना है, और अभिलंब के साथ बना है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर ही कोण बनता है। तो आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना के कोण बनाकर आपतित हो रही है, वो I है, वो I को बोलते हैं आपतन कोण। नियम कहता है कि उतने ही के कोण बनाकर परावर्तित भी होगी। ये क्या हो गया? आपतन बिंदु से ही एक किरण परावर्तित होगी, लेकिन जो I है ना, उतने ही का एंगल, वो अभी किसके साथ? अभिलंब के साथ। ये अभिलंब है ना, इसके साथ ही ये I बनाएगा। ये I न कह के इसको हम R बोलते हैं। दोनों बराबर है, लेकिन जितना डिग्री का एंगल ए रहेगा, या डिग्री हो या ग्रेड हो, एंगल का जो भी मात्रक होगा, उतने ही का एंगल यहां बनाकर वो लौटेगी, यानी I यानी R। उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको R बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, यानी जितनी का एंगल अभिलंब के साथ बनाकर आपतित हो रही है, उतने ही का एंगल बनाकर परावर्तित भी होती है। यानी परावर्तित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, उसको R बोलते हैं। R का मतलब परावर्तन कोण। लेकिन नियम कहता है कि ये दोनों लिखावट में तो I नजर आ रहा है और ये है R। एक को बोल रहे हैं आपतन कोण, एक को बोल रहे हैं परावर्तन कोण, लेकिन दोनों मान में क्या होता है? ये बराबर होता है। दोनों मान में क्या होता है? बराबर होता है। याद करना है तो इसलिए याद कीजिए कि क्योंकि यह एक ही आपतन बिंदु पर बनता है और एक ही अभिलंब, ये कॉमन है। ये क्या है? ये कॉमन है। ये रेखा जो है अभिलंब जो है कॉमन है। किरण बोलिए, अभिलंब जो है कॉमन है। समझे? आप जानते हैं ना, ऐसे या एंगल ये एंगल दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे
अलग पूरा बन जाएगा। अब चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब कहा जाएगा कि मान लेते हैं 20 डिग्री हम लेते हैं कि कोई किरण आपतन बिंदु के कोई किरण परावर्तक सतह पर 20 डिग्री का एंगल बना के आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना के आपतित हुई आपतन बिंदु पर 20 डिग्री से। तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनाकर वो परावर्तित होगी अभिलंब के साथ। ये अभिलंब के साथ एक कोण हुआ, ये अभिलंब के साथ कितने डिग्री का बनाएगी, तो 20 से, तो यह भी 20 ही हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न कहता कि एक आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 70 डिग्री का कोण बना के, ये 70 डिग्री, तो परावर्तक सतह ये है, इधर परावर्तक सतह ये है, तो यह किरण है परावर्तित, तो परावर्तक सतह ये हुआ, परावर्तक सतह ये हुआ, परावर्तक सतह ये हुआ, तो परावर्तक सतह के साथ 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बताइए कि परावर्तित होगी तब परावर्तक सतह के साथ कितना बनाएगी, तो अभी 70 ही होगा। कैसे 70 होगा ये देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। 70 और 20, जब इसको 20 लिए तो 70 ही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कैसे होता है, ये 90 होता है। पूरा क्या होता है, 90 होता है। 90 में से 20 घट गया तो 70, तो इधर भी 20 हुआ, ये दोनों बराबर होता है, बीच वाला दोनों बराबर, तो किनारे वाला भी दोनों बराबर हमेशा होता है। लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे होता है कि पूछेगा कैसे, पूछेगा ऐसे। अब ये तो बोले चाहा है तुझको, हमको नहीं चाहना है, इतने सकल सूरत वालों को नहीं चाहना है, हमारे शब्दों को चाहना है। ध्यान से देखिए आगे कैसे बताता हूं। पूछेगा कैसे, आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है। घबराइए नहीं, मार्करो धोखा देता है, रुक जाइए, ऐसे रहिएगा, बने रहिए। आपसे प्रश्न पूछेगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बना के आपतित हो रही है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे 4 वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू देगा, तीनों निकल जाएगा, चारों निकल जाएगा, तीनों हो जाए 4 हो जाएगा। तो बताइए, बताना है क्या, आई बतलाइए क्या होगा, व्हाट, आर बताइए क्या होगा, आई का मतलब आपतन कोण बताइए, परावर्तन कोण बताइए, और परावर्तक सतह के साथ परावर्तक कितने डिग्री से, परावर्तक सतह कितने डिग्री का कोण बनाकर परावर्तक सतह से वह परावर्तित होगी, लौटेगी 40 डिग्री से। तो आप ऐसे जानते हैं, एक लंब जानते हैं, एक ऐसे किरण का आना जानते हैं, एक ऐसे लौटना जानते हैं, बस इतना ही ना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 40 क्या हुआ, ये 40 जो है कोई लिख देगा कि ये वाला 40 है, तो हो गया गलत। पहले ही कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, नीचे रंगा हुआ है, ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, तो इधर वाला दिया है 40। आप जानते हैं कि जब इधर वाला 40 दिया है तो यहां से अभिलंब ऐसे 90 होता है, तो यहाँ कितना होना चाहिए जी, 50 डिग्री, यानी आई का वैल्यू 50 डिग्री। आई इज इक्वल टू आर, आई और आर तो आपस में बराबर होते हैं, जितने से आप अभिलंब के साथ जितने डिग्री कोण बनाएगी उतने ही डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बना के लौटती है। तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री। जब ये 50 हो गया तो इधर भी तो इतना 90 होता है, तो 90 होने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा, 40 डिग्री। तो ये तीसरा प्रश्न क्या रहेगा, परावर्तक सतह से कितने डिग्री का कोण बना के परावर्तित होगी, लौटेगी, तो 40 डिग्री, यानी यहाँ वाला यहाँ के बराबर, यहाँ वाला यहाँ के बराबर। जब ये सब को जोड़ देंगे दैट मींस एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का वैल्यू एक बिंदु पर यह 180 डिग्री ही क्लियर करेगा, राइट, समझे। ए तो 2 नियम होता है, नियमित परावर्तन के 2 नियम होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने बता दिया। दूसरा कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अब आपतन बिंदु पर जहां पे हिट किया लाइट, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नहीं कि एगो ऊपर है एगो बकलोल के नीचे है, तो ऐसा नहीं होता है। एगो ऊपर ऐसे आया और एगो नीचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इधर तले किया हुआ है तो तल एक ही होना चाहिए, यानी माध्यम एक ही होना चाहिए, एक ही प्लेन में है, तब ये नियम फॉलो होता है। आई बराबर आर तभी नियम फॉलो होता है जब ये तीनों एक ही तल में हो, समझ गया ना, इसीलिए ना मैं बोला था। अब चलिए, ये तो प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी आप बना लीजिएगा। अब आइए, अब देखिए, अब चलते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया परावर्तन कैसे हो गया।
परावर्तन के लिए क्या चाहिए है? अब देखिए ये परावर्तन जानते हैं कहाँ पढ़ना है? इसमें दर्पण में पढ़ना है। और दर्पण में पढ़ना है, दर्पण मिरर, स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले दर्पण जब लीजिएगा तो दर्पण से पहले एक बिंब आएगा, बिंब। अब बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु का मतलब होता है इंग्लिश में अगर ऑब्जेक्ट उसको बोल सकते हैं, आर्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी बोलिए। आइए इसको डिनोट ओ करेंगे, ये बिंब हो गया। ये बिंब सबसे पहले आप देख लीजिए, जब बिंब हम किसी दर्पण के सामने रखेंगे तभी ना उसका प्रतिबिंब और छाया, छवि। प्रतिबिंब का मतलब कैसे? मान लिए ऐसे आईना रख दिए, ये आईना में हम अपन इस बकलोल शकल ले जाएंगे तभी ना उसका लोल बन के प्रतिबिंब आएगा। इतना सुंदर चेहरा ले जाएंगे, अब देखिए कितना सुंदर बनता है प्रतिबिंब, वो डिसाइड करेगा। चलिए, तो बिंब जब तक नहीं बिंब रहेगा तब तक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखा हुआ ही रहता है, प्रतिबिंब। बिंब के रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं इमेज, जिसको बोलते हैं इमेज, समझे? इसे आई से डिनोट करेंगे। अब यहां पे कंडीशन है कि प्रतिबिंब और यहां पे आइए दर्पण, यहां पे दर्पण, मिरर। सबसे पहले मिरर में आ जाइए, पहले मिरर ही बतला देते हैं। ये मिरर देख रहे हैं, ये मिरर जो है 3 पार्ट में हो जाता है डिवाइड। मिरर किस किस में बंट जाता है? एक समतल दर्पण हो जाता है, समतल दर्पण हो जाता है, सुनिए। एक जो है गोलीय दर्पण हो जाता है, एक जो है गोलीय दर्पण हो जाता है, एक जो है परवलयिक दर्पण हो जाता है, एक जो है परवलयिक दर्पण हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये परवलयिक दर्पण कोई दर्पण नहीं, इसका ही बड़ा रूप हो जाता है। अवतल दर्पण है ना, उसका बड़ा रूप। जैसे परवलयिक दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ये प्रश्न डायरेक्ट दे देता है। हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऐसे साधारण तौर पर वह अवतल दर्पण नहीं है, साधारण तौर पर अवतल दर्पण है। लेकिन ये दर्पण का मतलब समझ है कैसे? अब कहोगे कि सर दर्पण का मतलब होता है एक और रंगा हुआ रहना। लाइट, हेडलाइट में क्या होता है? गला, वो पूरा प्रतिबिंब बाहर निकल जा रहा है, लाइट बाहर निकल रहा है। वो निकलने का कारण जान रहे हैं, जहां से लाइट निकल रहा है उसके पीछे जो परत होता है ना, वो दर्पण होता है और परवलयिक दर्पण लगा हुआ रहता है। सतह को लीजिए, बॉलवा को मत समझिएगा, बॉलवा से कुछ नहीं होता है, समझे? उसके पीछे जो सतह कर्व टाइप के ऐसे है, वो परवलयिक दर्पण कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे दम सीधे होता है, दम लमथोथ होता है, देख लो ऐसे होता है। ये देख रहे हो ना, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, समझे? आइए, ये तो क्लियर हो गया। पैराबोलिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पैराबोलिक इसको हम इंग्लिश नेम में बोलते हैं, ठीक। चलिए, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आइए देखिए, समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। अब आप देखिए, गोलीय दर्पण में 2 दर्पण हो जाता है और उसी को पढ़ना है। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण हो जाता है। स्फेरिकल मिरर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ देम क्या? अवतल, सेकंड ऑफ देम उत्तल, सेकंड ऑफ देम उत्तल। फर्स्ट अवतल दर्पण होता है, अवतल को कनकेव बोला जाता है। ध्यान दीजिए, अवतल को कनकेव बोलते हैं। एक उत्तल होता है, उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। इसको जानते हैं सब कोई? फोनमा पर तो बड़ी बतियाता होगा, तो अवतल उत्तल सब जानता है। लेकिन एगो पुकारू नाम होता है। पुकारू नाम का मतलब जान रहा है? मान ले आई लव राधिका, आई लव राधिका बोलते थे, राधिका ना कह के राधिका नाम न लेंगे, हमारे लिए जानू है, जानू, रानी, वही है अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण बोलते हैं। लेकिन अभिसारी इसको क्यों बोलते हैं? प्रश्न उठता है कि अभिसारी क्यों बोलते हैं? इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? कन्वर्जिंग, समझे? अवसारी, ये उत्तर को अपसारी बोलते हैं। कहने का मतलब ही, कहने अपसारी फैल जाना, अभिसारी मिल जाना, एक जगह सिकुड़ जाना, अपसारी, ये उत्तर को अपसारी बोलते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, इंग्लिश में डाइवर्जिंग। खैर वो चीज नहीं, केवल सुनिए,
सुनने पर फोकस कीजिए, समझे। जिस तरह से गाना सुनते हैं उस तरह से सुनिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज है। मैं केवल ये बताते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, सुनते जाना है, समझे। पूरा पढ़ोगे तो 3 महीना में एग्जाम होना है, पता चला कि यही रह गए। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बोले हैं 3 बुक, क्वेश्चन पेपर, साइंस के लिए लूसेंट का ही साइंस केवल पढ़ना, जीके को तो हाथ नहीं लगाना है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स को छोड़ देना भैया। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन पेपर को रगड़ दो, जैसे रगड़ोगे ना वैसे रगड़ाई रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अब पहला बात कहे हैं कि जितने भी प्रश्न हो उस प्रश्न में क्या बन रहा है आपसे, मान ले 75 में से 50 बन रहा है, 25 नहीं बन रहा है। रीजनिंग और मैथ पे फोकस ज्यादा करना है, 25-20 का है रेशियो। सेकंड पेपर CBT 2 भी होगा तो तब 25 नहीं बन रहा है तो 25 छोड़ के आओगे, रिजल्ट कभी नहीं होगा। क्योंकि जो तुम 50 बनाओगे ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि 50 बना के आएगा और कहेगा कि हम 50 सही बना दिए हैं। इट मे नॉट बी, मैं नहीं मानूंगा, समझे। तो खैर ये 25 को मैं क्या करना, 50 से 25 तक, ये 25 जो छोड़ रहे हो धर के धूक देना 17 को, कोच निगेटिव मार्किंग लेके आना। ऐसे 1/3 है, 1/3 में भी उतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जब 1/4 रहता है ना तो निगेटिव जरूर लेता है लोग। एसएससी में जितना निगेटिव लो तुमको घाटा होने की सवाल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एको प्रश्न न बन रहा है, सब निगेटिव ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आएगा प्लस में ही, देख लेना, ऐसा नहीं। लेकिन बनने वाला के लिए कहा जा रहा है, मैं पहले ही बोला हूं, नॉट लक, लक कुछ नहीं होता है, समझे। डिपेंड करता है आपको तैयारी पे, प्रैक्टिस पे। और बन रहा है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमों बड़ी कमाल करता है। एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो, एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, पास हो गए, सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगा, जाएगा, मेन मकसद कहाँ होता है, यहाँ पैसा। हाँ, गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया गया है। ये तो यहां तक आप समझ गए हैं, समतल दर्पण समझ गए हैं। अब पहले इसमें ध्यान देना है कि भाई प्रतिबिंब और बिंब के बारे में जानना है। अब इसको जानने से पहले दर्पण तो आप जान गए, दर्पण क्या है। गोला आप जानते हैं, स्फीयर, इसका ही टुकड़ा होता है, लेकिन एक सतह रंगी हुई रहती है, टुकड़ा होता है। टुकड़ा कर दीजिएगा इसको ना, जैसे ऐसा पार्ट, तो आप जानते जब ऐसे गोला है तो इसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से ये सब क्या होता है, त्रिज्याएं इसको बोलते हैं, सब ये त्रिज्या। यानी एक वृत्त में क्या त्रिज्या होता है, 2 गो, 4 गो, 5 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, कितने त्रिज्या होता है जी एक वृत्त में। एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, कमेंट करके बताइए। अरे भाई अनगिनत होंगे जी, इसमें फिक्स नहीं, अनगिनत होंगे। केंद्रवा कितना होगा, केंद्रो अनगिनत का होगा, नहीं केंद्र एक ही होगा जी, केंद्र एक ही होगा। आप ये ध्यान दीजिए, जितने भी वृत्त में त्रिज्या होते हैं सब त्रिज्या पे एगो ऐसे लाइन खींचिएगा ना तो वहां 90 डिग्री का कोण बन जाता है, क्योंकि वह लाइन एक स्पर्श रेखा को, टेंजेंट को इंडिकेट करता है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या में हमेशा लंबवत का संबंध होता है, 90 डिग्री का संबंध होता है। आप ज्योमेट्री पार्ट में पढ़िएगा। चलिए, यानी स्फीयर का पार्ट होता है गोलीय दर्पण, ठीक, आप जान गए। अब ध्यान देने वाली बात है कि स्फीयर को आप जान गए कि स्फीयर का पार्ट होता है। प्रतिबिंब कैसा कैसा होता है, प्रतिबिंब है, बिंब रखेंगे, दर्पण के सामने बिंब रखेंगे तो छाया बनेगा ना, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब 2 तरह के होता है, प्रतिबिंब 2 तरह के होता है। एक होता है वास्तविक बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, नहीं बार बार सुनो, समझे। एक होता है वास्तविक जिसको हम रियल बोलते हैं। इस वास्तविक को हम अकाल्पनिक भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती का लिख दिया, अकाल्पनिक होता है जी, अकाल्पनिक भी हम कह देंगे, ठीक, अकाल्पनिक। अब आपको ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल होता है वह एक्चुअल में ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जो पढ़िएगा आपको ज्यादातर यही चीज मिलेगा, ये उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब उल्टा होता है। बड़े वस्तु हमेशा सीधा ही होता है, वस्तु की कोई प्रकृति नहीं होती है, वस्तु हमेशा सीधा ही होता है। वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनना और मुख्य अक्ष के नीचे बनना। एक चीज और यहां पे क्लियर हो गया, समझे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कहां, देखिए सबसे पहले देखिए मुख्य अक्ष की बात है, जब तक ये ना जानिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रतिबिंब पहले देखिए, प्रतिबिंब 2 तरह के होता है, वास्तविक, अकाल्पनिक। उल्टा, उल्टा वाला कोई भी चीज होगा ना वो माइनस में लेंगे, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे दूरियां हो, जो भी हो निगेटिव में लेंगे, ठीक। यह जो होता है ना
वास्तविक जो होता है छोटा भी हो सकता है, साइज में प्रतिबिंब छोटा भी होगा, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब करिया हो, गोर हो, सावर हो, सब से ही प्यार करता है। समझा? इसका मतलब ये एकदम कोई एक फिक्स्ड नहीं, ये सब से प्यार करेगा, करिया भी चलेगा, सांवर भी चलेगा, गोर भी चलेगा। लेकिन ये जो काल्पनिक होता है ना, हाँ ये देखिए दूसरा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। दूसरा जो प्रतिबिंब होता है ना वह होता है काल्पनिक। ये काल्पनिक का मतलब वर्चुअल बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में वर्चुअल बोल सकते हैं, इसको आभासी भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अवास्तविक भी बोल सकते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब भी इसको बोल सकते हैं। राइट? यानी ये दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में पढ़िएगा, ये दो प्रकार के ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब ध्यान देना है कि जो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, ज्यादातर इसको ऐसे डायरेक्ट लिखना गलत हो जाएगा, सीधा होता है। ये क्या होता है? सीधा होता है। अब आपको देखना है दोस्त कि सीधा प्रतिबिंब यानी वस्तु की जैसे रखा हुआ है ना मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हमेशा वस्तु रहता है, यानी ऊपर ही बनेगा, चाहे वो दाएं बने चाहे बाएं बने, ये मायने नहीं रखता है। केवल ये कह रहा है कि सीधा बन रहा है, इसका मतलब वस्तु जैसे है ना कंडीशन वही है। लेफ्ट बनेगा कि राइट बनेगा ये मायने नहीं रखता है। और सीधा की स्थिति में ये हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट सीधा होता है। और सीधा की स्थिति में इसकी ऊंचाई जो भी हो सब पॉजिटिव लेते हैं, यानी काल्पनिक की स्थिति में पॉजिटिव सीधा, आभासी अवास्तविक ये नाम है। और ये ध्यान दीजिए, सीधा जैसी होगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है जी? दर्पण पे डिपेंड कर जाता है। अगर उत्तल दर्पण है तो कुछ और बनेगा, और अवतल है तो यानी छोटा और बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक समझे? छोटा बड़ा। अवतल में इस प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए जब हम यूज करते हैं ना सैलून में, वो इसी सिद्धांत पे बनता है, बताएंगे। पी और एफ के बीच रखा जाता है तो पीछे बनता है, बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। समझे? तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए ये अभी तीनों ही प्रकार का होता है, दोनों बकलोले का है जी। ये तीनों प्रकार के कैसे होता है? अभी हम प्रतिबिंब बता रहे हैं, छोटा भी होता है, ये बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। दम लगता है दोनों वैसने है, दम छछलोर है, मतलब एक उससे ना प्यार करना चाहिए था, कोनों के दम संभाल ले रहा है। चलो देखिए, जब समतल दर्पण रहेगा ना, आइए अब दर्पण पे आते हैं। काल्पनिक के लिए पॉजिटिव, वास्तविक के लिए निगेटिव, तीनों प्रकार के। काल्पनिक में भी तीनों प्रकार के, नाम अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज यहां पे रुक जाइए, जो वास्तविक कहेगा ना वो दर्पण के सामने, या इसको हम बोलते हैं बाईं ओर, इसका स्थान होगा दर्पण के सामने या बाईं ओर। वास्तविक की स्थिति में दर्पण के सामने याद रखिएगा, बाईं ओर याद रखिएगा, और उल्टा होता है तो नीचे याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के नीचे। मुख्य अक्ष क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये मैं ऐसे मौखिक रूप से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। काल्पनिक की स्थिति में दर्पण के पीछे याद रखिएगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे का मतलब होता है दाईं ओर। और दाईं ओर जो भी होती है पॉजिटिव में लेना है, और ये सीधा होता है। दाईं ओर जो भी होती है पॉजिटिव में लेना है और सीधा होता है, वस्तु के सीधा होता है। यानी वस्तु ऊपर ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और ये वास्तविक में ऐसे बन जाएगा, ऊपर वस्तु और नीचे ऐसे। मेन प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रधान अक्ष, उससे नीचे ऊपर का कंडीशन रहता है। राइट? ये तो आप जान गए। चलिए अब आइए, ये तो जान गए। सबसे पहले देख लीजिए मुख्य अक्ष क्या होता है। यहां देखिए, ये देख रहे हो, किसी प्लेन में हम दो अक्ष का निर्माण करते हैं, एक्सिस दो बनाते हैं, वो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस। इस प्रकार यहाँ डैश वाई डैश भी लिखते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट जो होता है। ध्यान दीजिए, ये दो जो एक्सिस है ना, अक्ष एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वह एक बिंदु पर। क्या कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी तो या तो एक ही बिंदु पर काटेगी, और ना काटेगी तो पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। इस कंडीशन में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक दूसरे को काटेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या हो गया? 90 बना कि नहीं? 90 बना कि नहीं? ठीक, एक दूसरे को काटेगा तो 90 बनेगा,
नहीं, जैसे लंबवत काटेगा तो नभी नहीं बनेगा, गलत बोल दिए, सॉरी। ये किसी भी तरह का एंगल बना देगा और ये या तो एक दूसरे को संपाती कर लेगा। संपाती का मतलब क्या होता है? ओवरलैप कर लेना, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना। अब देखिए, जब दो अक्ष लिए एक्स और वाई एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है किसी प्लेन में, तो चार भाग हो जाता है। ध्यान दीजिए ना, ये चार भाग क्या किया पहले ही बताए हैं, ये चार भाग ई किया मूल बिंदु। मूल बिंदु को ही हम बोलते हैं मूल बिंदु जो जीरो। अब ध्यान दीजिए, इधर दाएं और ऊपर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, अब बाएं और नीचे पॉजिटिव। किससे? मूल बिंदु से लिया गया, मूल बिंदु जीरो होता है। इधर दाएं और ऊपर पॉजिटिव, बाएं और नीचे माइनस में। ये मूल बिंदु दर्पण में ध्रुव बन जाता है, मूल बिंदु ही दर्पण में ध्रुव बन जाता है। ये अक्ष जो है किसको लेते हैं? प्रधान अक्ष को लेते हैं। प्रधान अक्ष को ऐसे लेते हैं, ये दर्पण ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे। ये दर्पणवा को प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर काटता है ना, वही उसको पोल बोलते हैं। अब पोल बिंदु से जब दूरी नापेंगे, सपोज दैट पोल बिंदु से जब दूरी नापेंगे, पोल बिंदु से दूरी नापेंगे तो इधर दाएं प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, अब बाएं माइनस में। अब यही डिसाइड करेगा कि किसमें प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण में कहां पे फोकस होता है, कहां पे वक्रता केंद्र होता है। तो उस स्थिति में आपको बताएगा कि काल्पनिक होगा कि वास्तविक। बाएं हो गया तो वास्तविक के रूप में, दाएं हो गया तो काल्पनिक के रूप में, ऊपर हो गया तो सीधा के रूप में, नीचे हो गया तो उल्टा के रूप में। समझे? आई एम राइट? अब चलिए, यानी मूल बिंदु ही काम करता है ध्रुव का। अब समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है और बराबर आकार का बनता है। जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी, आकार का मतलब ऊंचाई होगी, लंबाई वस्तु की होगी। मान ले 5 मीटर लंबाई है वस्तु की, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर बनेगा। अब सीधा ही बनेगा, इसलिए दोनों सीधा ही बनेगा, इसलिए ये दोनों प्लस में होगा। सीधा के रूप में दोनों प्लस में। वस्तु हमेशा सीधा होता है, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का आकार हमेशा प्लस में लिया जाता है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यह जो है फिजिक्स का नियम कहता है। मैं नहीं बोलता हूं, समझे? आइए, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु हम लिखे यहाँ, बिंब प्रतिबिंब बताएंगे एकदम डायरेक्ट, एकदम सुनो, एकदम याद हो जाएगा दोस्त। कोई जरूरी नहीं कि पेन उठाने की जरूरत है। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन बताऊंगा ना कि सेकंडों में सॉल्यूशन करोगे, बड़ा बड़ा प्रश्न को सॉल्यूशन करोगे। कह दूंगा 70 से भाग लग गया, जिस ऑप्शन में ऑप्शन ले लो। हाँ, वो गलत होगा, कहना वो गलत है। बेसिक रूप से बनाना नियम से, आपको आंसर पे जाना है, वो मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ देखिए, दोनों काटेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये आवर्धन होता है। जब इस स्थिति में दोनों तो +1, यानी हमेशा आवर्धन अगर लिया जाएगा कि आवर्धन का मान +1 का मतलब क्या है? आवर्धन होता है जी, पहले तो दर्पण बतला रहे थे, यहां कैसे पहुंच गए। खैर, समतल दर्पण को लिए काल्पनिक, सीधा और बराबर आकार का हमेशा प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव होगी, बराबर आकार का होगा। काल्पनिक m का मान हमेशा +1 होगा। अब आवर्धन क्या है? थोड़ा सा रुक जाइए। आवर्धन, वस्तु रखोगे ना दर्पण में, चाहे वो कहीं भी रखिए, तो वस्तु कुछ ऊंचाई का होगा ना। मान लिया आईना के सामने हम ऐसे चेहरा रख रहे हैं, कुछ ऊंचाई का रखेंगे ना। भले आप बिंदु के रूप में लेते हैं उसको कि बिंदु है, बिंदु से किरण जा रही है, बिंदु मत समझिएगा, ऊंचाई लिया जाता है ऐसे, वो ये ऊंचाई। अगर बिंदु भी लेते हैं तो उसका ऊंचाई है वस्तु की। जब तक ये आईना में हम अपन शकल दिखा रहे हैं, तो शकलवा के कोई साइज है ना जी, कितना अच्छा लंबा लग रहा है, वो लंबा का प्रतिबिंबवा क्या बनेगा, कैसा बनेगा, वो डिसाइड करेगा। हम मिररवा ना, हम वस्तु कहाँ पे रखें, उससे डिसाइड होगा ना कि वस्तु की स्थिति क्या है, उसके मुताबिक ये हमारा शकल। अभी हम गोर दिख रहे हैं तो बाद में करिया दिखेंगे, क्या दिखेंगे देखो। चलो, प्रतिबिंब, तो आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे आवर्धन, यहां लिख देते हैं। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखते हैं, प्रतिबिंब यहाँ अब वस्तु, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो आवर्धन 1 हो जाएगा कि नहीं? तो आवर्धन 1 हो जाएगा। आवर्धन का मान माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। आवर्धन का मान माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। आवर्धन का मान माइनस में होगा, प्लस में होगा, बटा में होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा।
इसका जीरो नहीं होगा, ऋणात्मक। अब देखिए ये माइनस और प्लस का मतलब क्या है, आवर्धन का मान 1 से डिनोट करते हैं, आवर्धन का मान 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, माइनस प्लस में हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। ये प्लस माइनस क्या बताता है, प्रकृति बतलाता है, यही डिसाइड करता है कि आवर्धन अगर माइनस में है इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, आवर्धन अगर प्लस में है इसका मतलब प्रतिबिंब वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। कितना नाम दे, याद हो गया। m का मान क्या डिसाइड किया, m अगर माइनस में लेना है, अगर माइनस में है m का मान, इसका मतलब वो वास्तविक है, और जब प्लस में है इसका मतलब वो काल्पनिक है। ये आवर्धन होता है। देखो आप लोग ऐसे आवर्धन पढ़ते होंगे, m बराबर माइनस v बाई यू, ये डायरेक्ट नहीं आता, ये गलत है, ये गलत है नहीं, मैं कह रहा हूं ये डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट नियम ये कहता है कि प्रतिबिंब और वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु कि ऊंचाई का जो रेशियो है वही आवर्धन होता है। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो m का मान माइनस में आ जाएगा, m वास्तविक होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो सीधा यानी काल्पनिक, तो m का मान प्लस में आ जाएगा यानी m काल्पनिक हो जाएगा। और इस प्रकार ये दोनों रेशियो का अनुपात है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई अनुपात होगा, तो लंबाई का अनुपात। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन डायमेंशनलेस है, आवर्धन का कोई नो यूनिट, आवर्धन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन और यूनिट दोनों नहीं होगा। ये नहीं कि लिख देगा कि आवर्धन बराबर 1 मीटर है, ये ऐसी गलत है, यहाँ मीटर कहां से आ गया, आवर्धन एक नियतांक है। और नियतांक किसको बोलते हैं, जब एक ही प्रकार के राशि का अनुपात होता है, जैसे लंबाई बाय लंबाई, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान, जो भी हो उसका यूनिट कट जाता है, नियतांक हो जाता है। ठीक, हाँ, आवर्धन का कंपेयर होता है 1 से, आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन माइनस और प्लस में रहेगा वो छोटा। अब मान लेते हैं हम लिखेंगे m बराबर 2 प्लस में, अब m बराबर -2, बताइए ये आवर्धन क्या है, माइनस वाला छोटा है, -2 से छोटा कह दोगे, गलत हो जाएगा। ये दोनों का आवर्धन बराबर है, लेकिन ये प्लस में है, ये बता रहा है कि हम काल्पनिक हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था। ये माइनस में है, वो प्रकृति बताता है हम वास्तविक बन रहे, प्रतिबिंब वहां वास्तविक बन रहा था। वैल्यू जो आया है 2, इसका मतलब या तो 10/5 ही है, 10/5 दोनों के लिए होगा। यहां माइनस ओवर डिसाइड किया कि प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा, समझे, समझ रहे होंगे, मेरा मतलब है आप समझ रहे होंगे। ठीक, वो बहुत लंबी चली जाएगी, अब थोड़ा समाप्त करेंगे। चलिए अब आइए, हाँ, समतल दर्पण तो क्लियर हो गया कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उससे पहले वस्तु, वस्तु देखिए, वस्तु की दूरी होता है जी, वस्तु की दूरी को यू लेते हैं, वस्तु की दूरी को यू लेते हैं। अब वस्तु की ऊंचाई को HO, ओ माने ऑब्जेक्ट चाहे H1, ध्यान दीजिएगा, HO या H1 ये हमेशा प्लस में ही लेना है, वस्तु हमेशा प्लस में ही लेंगे उसकी ऊंचाई को। अब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में इसलिए लेंगे कि दर्पण मूल बिंदु के बाएं रखा जाता है वस्तु। अब बाएं वाली दूरियां जितने भी है ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव मूल बिंदु के रूप में कार्य करता है, तो ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाएगी डेट्स वह नेगेटिव होगी, और ध्रुव से दाएं जो भी होगी वो पॉजिटिव। यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, वस्तु की ऊंचाई H1 लीजिए चाहे H1 HO कहिए, वो पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन वस्तु कहां पे रखा गया है, प्रधान अक्ष पर, ये तो हम जानेंगे कि वस्तु हमेशा कहां रहती है, दर्पण के बाएं रहती है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं रखी जाती है, दर्पण के सामने रखी जाती है, दर्पण के सामने रखी जाती है। और कहां रखी जाएगी, यह PFD जो भी मने हो उससे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण होता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण होता है कि वस्तु का कहां रखी गई है, तब प्रतिबिंब बनता है। वस्तु न रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्धारण हम कर ही नहीं पाएंगे। तब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है
वह डिपेंड करता है कि वस्तु कहां पे रखी गई है। तो जिस तरह से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी उसी तरह से हमेशा माइनस में मत कर देना, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंब दो तरह के बनता है, एक वास्तविक बनता है, एक काल्पनिक बनता है। जब वास्तविक बनेगा तब प्रतिबिंब की दूरी को भी लेते हैं, वास्तविक के रूप में बाईं ओर होगा प्रतिबिंब, इसलिए माइनस में लेंगे, और भी बराबर प्लस में लेंगे। जब काल्पनिक होगा तो दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर कह सकते हैं। आई एम राइट? पता चल रहा होगा, क्योंकि यहां दो तरह के प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है ये देखिए कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो बात है ये ध्यान दीजिए। ये नहीं कि वस्तु की दूरी माइनस में हमेशा होता है, तो ये हमेशा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, कहां पे बन रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट यही ध्यान रखिएगा, वास्तविक का मतलब बाईं ओर और काल्पनिक का मतलब दाईं ओर। दाईं बाईं का चक्कर कौन डिसाइड करता है? ध्रुव, पोल। दाएं और बाएं का चक्कर पोल डिसाइड करता है, ध्रुव, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट के रूप में जानते हैं। जब किसी समतल में दो रेखा को हम लंबवत ऐसे ड्रॉ करते हैं तो चार पार्ट में हो जाता है ना, वो मूल बिंदु डिसाइड करता है पोल। पोल से दूरियां नापी जाती है, ध्रुव से दूरियां नापी जाती है। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? वस्तु की ऊंचाई को h2 बोलेंगे, क्योंकि पहले h1 का मतलब होगा कि हम वस्तु पहले रखे तो वस्तु की ऊंचाई h1 लिखे, तो h2 लिखिए। अगर वैसे नहीं तो I माने इमेज होता है तो hi भी लिख सकते हैं, वो लिखने की बात है। तो ये भी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार माइनस प्लस दोनों में होगा। माइनस किस स्थिति में होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी नीचे चला जाएगा। मैंने मूल बिंदु से नीचे, ध्रुव से नीचे जा रहा है, वह माइनस में। और सीधा जब होगा, काल्पनिक होगा, तो ऊपर रहेगा। चाहे वो दाएं हो बाएं हो, ये मायने नहीं है, लेकिन हाँ ये भी मायने है। जब काल्पनिक जैसी कह दिया वो दाएं ओर होता है, बाएं नहीं होगा। काल्पनिक जब हम कह देते हैं वो दाएं ओर होता है, तो दाएं सीधा ऊपर की ओर रहेगा। ये दर्पण ऐसे लेते हैं तो दाएं इधर ऊपर की ओर होगा, समझे? वास्तविक कहेंगे तो इधर नीचे की ओर जाएगा प्रतिबिंब। ये ध्यान देना, ये सब ऑब्जेक्टिव 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान में रखिए, समझे? यानी ये दोनों में होगा, समझे? अब इसी तरह से डिसाइड होता है कि प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस में हो गया, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनसों में प्लसों में है। जब ये दोनों के अनुपात करेंगे तो प्रतिबिंब अगर माइनस में रहेगा तो आवर्धन माइनस में आएगा, यानी वास्तविक हो गया। और जब प्रतिबिंब अगर प्लस में लेगा तो आवर्धन प्लस में आएगा, यानी काल्पनिक हो गया, सीधा के रूप में। ठीक, अब आइए, अब अवतल दर्पण को समझिए कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, समझे? और उत्तल दर्पण दोनों को देखते हैं। यहां ऐसे हम साफ करते हैं, समझे? जब नींद न आए, चलिए आइए। हाँ, आपको मैं पहले बोला कि एक गोला का भाग होता है, ठीक है ना? इस गोले को सिर्फ आप एक तरफ कलई की हो जाती है, तो कलई ऊपर से भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। ये गोला में एक सेंटर ए होता है, यही ना होगा? गोला आप जानते हैं ना जी, स्फीयर जानते हैं कि नहीं? मैथ में पढ़े होंगे। ये दो पार्ट में ऐसे पार्ट हो गए, एक ऐसे, ये दोनों पार्ट जो है दर्पण बन जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिए। अवतल इधर लिखें, ये होता है, देखिए जैसे बना रहे हैं वो ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण, इसमें भी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और उत्तल दर्पण ऐसे बनाते हैं, ये अंदर से रंगा हुआ रहता है। जिधर रंगा हुआ है भाग उधर से प्रकाश आएगी ही नहीं। जिधर एक गोल हटा दिए, ऐसे गोल घूमेगा सेंटर, ध्यान दीजिए। एक प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष भी ले लिए ऐसे, जो एक पी से होकर जाएगा, ये पोल बोलते हैं, इसी को पोल बोलते हैं। इधर भी ले लिए, इसको भी यहाँ कटा हुआ मान लीजिए, यहाँ पे पोल, इसमें ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। फिगर देख रहे हैं? एक उभरा हुआ है, रंगा हुआ भाग उभरे भाग पे है, ये उभरा हुआ भाग बोलते हैं, उभरा हुआ। आइए धंसा हुआ भाग बोलते हैं, धंसा हुआ। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सेंटर कैसे होगा? ये आया कैसे भाई? ये गोला का भाग है तो गोला ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा कि नहीं? तो सेंटर फिक्स है कि यहाँ सेंटर होगा। जब ये सेंटर है ना तो सेंटर केंद्र होता है। अब केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या आर, त्रिज्या ध्यान दीजिए, आर, ठीक। दूरी, अभी किसी भी लाइन दूरी को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये दूरी अगर दिखाना है तो, और दो बिंदु में लिखते हैं तो ए बी कैपिटल से डिनोट। ए बी एक दूरी है और वो दूरी क्या है? आर है। ये स्मॉल लिखा जाता है, कैपिटल नहीं लिखा जाता है। ये मैथमेटिकल रूल्स है, यहाँ आर लिख दिया जाता है। चलिए अब देखिए,
अब जब ये दोनों के ये आर हो गया, यहां पर भी ए ऐसे घूमेगा, इसका मतलब सेंटर इधर होगा और सेंटर इधर होगा, यानी यहां से यहां तक ये आर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अवतल दर्पण कहते किसको है, तो ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश किधर से आता है, बाईं ओर से आता है, इधर बाएं से ऐसे चलता है, ऐसे चल दिया तो ऐसे चल रहा है प्रकाश, तो बाएं से या तो तिरछे नीचे में है ऊपर में है जो भी, तो प्रकाश जब ऐसे आता है तो देखिए प्रकाश कहां पड़ेगा, इस सतह देख रहे हैं ना, इधर रंगा हुआ है, इस सतह पे पड़ेगा, ये परावर्तक जिस सतह पे पड़ता है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी परावर्तन की क्रिया धंसे हुए भाग से होगी। जब प्रकाश ऐसे आएगा तो पड़ेगा तो ऐसे लौटेगा, तो परावर्तन की क्रिया यहां से हुआ, ऐसे लौट रहा है, ठीक। अगर यहां से ऐसे चलेगा तो ऐसे लौटेगा, ये एक ही बिंदु पे लौटेगा, समानांतर जो आता है ये एक बिंदु पे जाकर लौटता है, मिलता है, उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। कैसे मिलता है देखिए, लेकिन परावर्तन की क्रिया धंसे हुए भाग से हुआ है, ठीक, समझे। इसमें परावर्तन की क्रिया ऐसे आएगा तो ऊपर भाग जाता है, ऐसे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब कहोगे सर इधर काहे ना भाग गया, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं भागा, पहले आप ध्यान दीजिए। तो ये परावर्तन की क्रिया किधर हो, धंसा हुआ भाग से हुआ नहीं, उभरे हुए भाग से हुआ। उठे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया उत्तल दर्पण में, धंसे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया अवतल दर्पण में। या ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, कलई की हुई भाग उभरा हुआ रहता है अवतल, कलई की हुई भाग रंगा हुआ भाग धंसा हुआ रहता है उत्तल, ये अवतल उत्तल हो गया। और चाहे वैसे नहीं कहिएगा तो ध्यान दीजिए, जिसका जो केंद्र परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो तो वह भी अवतल है। इसका परावर्तक सतह इधर है, अब बकलोलवा केंद्र उधर है, यानी विपरीत। जिसका केंद्र, जिसका वक्रता केंद्र, जिस दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत हो, परावर्तक सतह के विपरीत हो तो वह उत्तल है। ऐसे भी कह सकते हैं। ये कहने का मतलब है, आप डायग्राम को देख रहे हैं, किसी भी तरह से जवाब दे सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या बोला, पोल से बाएं दाएं, दाएं इधर हो गया, बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया, बाएं। अब आपको क्लियर है ना कि जब दाएं इधर है बाएं इधर, तो नीचे इधर होगा ऊपर उधर होगा, यानी इधर वाला, यानी सी एफ सब वास्तविक है ये अवतल दर्पण में। इधर जो है एफ यहां आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। एफ और सी इसका काल्पनिक होता है। जैसे एफ वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। ये बाएं है, नीचे में प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में, इधर वास्तविक रूप में, इधर बनेगा तो ऊपर की ओर बनेगा। इधर जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वो पी और एफ के बीच बनता है, ठीक। अब देखिए बात रहा कि इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यानी इसका सब प्लस में होता है, इधर एफ बी एफ सी ऐसे नहीं कह देंगे कि मुख्य फोकस ही है। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र प्लस में नहीं होता है, ये बिंदु है, ये काल्पनिक होता है, इसलिए यहां से यहां तक पी से एफ तक की दूरिया को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकल लेंथ एफ ये प्लस में होगा। अब पी से एफ तक की दूरिया ये बाएं हो जा रहा है, इसलिए ये वास्तविक माइनस में हो जाएगा, समझे। यानी अवतल दर्पण में एफ आर ये सब माइनस में होगा, इसमें एफ और आर क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब आपको देखना है दोस्तों कि एक चीज, हाँ जी, अभिसारी कन्वर्जिंग इसको क्यों बोलते हैं। कन्वर्जिंग कहने का मतलब जितने भी किरणें आती है ना दर्पण पे पड़ेगी वो एक से जाती है, एक बिंदु पे जाती है। इसका मतलब क्या, बहुत सारा किरण आया एक जगह मिलना, कन्वर्जन, अभिसारी हो जाना, इसको अभिसारी बोलते हैं। ये कंडीशन होता है अवतल दर्पण में हो रहा है। देखिए कोई भी किरण जाएगा यहीं पे मिलेगा, ठीक, लेकिन इसमें क्या है, देखिए यहाँ ये फैल जा रहा है इधर, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे नहीं तो एक बिंदु पे जाएगा, ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना तो डॉट 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 काल्पनिक करेंगे, कल्पना कर रहे हैं तो यानी एफ से क्या हो रहा है, फैलती हुई नजर आ रही है। जो भी ऐसे लेंगे ना वो ऐसे जाएगा, और इसको खींचेंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा। कैसे, अब देखिए कहिएगा कि सर जी आप जो भी ऐसे खींच रही नीचे ही में काहे खींच दे रहे हैं, कंडीशन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले ही हम बताए थे कि नियमित परावर्तन के नियम में बताया गया है कि जो भी किरण आपतित होती है अभिलंब के साथ कोण बना के आपतित होती है। यहां वो चीज आप देख रहे हैं, अभिलंब कहां है, देखिए केंद्र है ना, आप जानते हैं कि वृत्त में केंद्र से जो है त्रिज्या यहाँ पे लंब रहता है, ये स्पर्श रेखा से बनेगा ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। तो केंद्र से अगर हम केंद्र से ऐसे ही ना ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करती है, इसमें भी अगर लेते हैं यहाँ
या अगर केंद्र से ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ई ड्रॉ। अब देखिए कोई किरण ऐसे पड़ा तो परावर्तक सतह है, ये तो परावर्तक सतह है, तो परावर्तक के साथ नहीं, अभिलंब ऊपर में है तो ई कौन बनाया, तो इधर अभिलंब है तो परावर्तित होगा इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए। अभिलंब इधर है तो इधर कैसे हो जाएगा, अभिलंब के साथ कौन बना के परावर्तित होता है। और जब हम इसको पीछे मिला रहे तो देख रहे हैं एक बिंदु पर मिल रहा है। जैसे देखिए ये अभिलंब आया तो ऐसे किरण आया तो ये अभिलंब के साथ कौन बनाया, तो अभिलंब इधर है तो परावर्तित ऐसे करेंगे तो ये अभिलंबों के साथ कौन बना के परावर्तित होना चाहिए। ये अभिलंब के साथ जितना का कौन बना के आपतित हो रहा है उतने ही का कौन बना के परावर्तित होगा, तो इधर ना होगा। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, यानी एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है तो इसलिए अपसारी बोलते हैं, एक बिंदु पे मिलती हुई नजर आती है इसलिए इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड। नमस्कार, समाप्त क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।